नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे पंजाब का, जहां बीजेपी इस वक्त अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। मुफ्त दवाइयाँ और बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्राप्त कर सकेंगे लोग। पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर एक खोलिया जाएगा दुआबा तो एक माझा दे विच। सो अपने मालवा ऑलरेडी हैगा तो इतने भी हो जाएगा, सारे अपने रीजन्स के विच एक हो जाएगा। एक मैडिकल तो एक नर्सिंग कॉलेज हर लोक सभा हल्के दे विच सुशोभित किया जाएगा और फ्री मुफ्त दी ट्रीटमेंट कैंसर पेशेंट के वास्ते नॉमिनेटेड हस्पतालों के विच प्राप्त कर सकेंगे लोग। नॉमिनेटेड सरकार नॉमिनेट करेगी लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, उन्होंने विच कोविड वॉरियर्स जिहड़े सीगे जिन्होंने बहुत ही एक अहम भूमिका अपनाई सी, तुसीं जानते हो सारे, और उन्होंने काम का जिहड़े एरियर सीगे वो पूरे इन फुल पेड किए जाएंगे, क्योंकि मैं समझदा इन्होंने एक बहुत ही अहम उस समय एक बहुत भयानक जिहा सर अपन पंजाब अपना गुजरिया सी ते ये मुंडे बच्चे इन्होंने आके एक ऐसी भूमिका निभाई सी जिहड़ी आप भुल नहीं सकते। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जिहड़े सरकारी हस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स के विच वेकेंट ने और ये बहुत पुरानी मंग रही है, इन्हों इमीडिएटली फिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कन्नौज पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ ही देर में कन्नौज पहुंचने वाले हैं और यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है, जनता से रूबरू हुआ जा रहा है और इस कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही देर में कन्नौज पहुंचेंगे, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की जनसभा है कन्नौज में और यहां अब बस कुछ ही देर का इंतजार और पीएम मोदी कन्नौज पहुंचने वाले हैं। आज कन्नौज के तिरवा अन्नपूर्णा वोटिंग ग्राउंड में आज पीएम मोदी की विशाल जो रैली है सपा के गढ़ में एक बार फिर हुंकार भरने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, जहाँ पर अभी कुछ ही समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ पर एक बार कन्नौज को सपा का गढ़ कहा जाता था, जहाँ पर 2017 और 2019 में जो पीएम मोदी ने आकर यहाँ पर एक बार फिर सेंधमारी सपा के गढ़ में की थी, उसी को लेकर अब यहाँ पर 2022 में एक बार पीएम मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर एक बार सपा के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए आज यहाँ पर अन्नपूर्णा ग्राउंड में यहाँ पर हुंकार भरेंगे। आज यहाँ से जनता को संबोधित करने के बाद सीधे यहाँ से कानपुर हेलीपोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ पर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आप तस्वीरें सीधे न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और वीआईपी सुरक्षा में यहाँ पर पुलिस बल पूरा तैनात है। तस्वीरें सीधी न्यूज इंडिया पर आपके सामने हैं। सीधा यहाँ पर कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। कन्नौज से अनुपम साक्य के साथ अश्विनी पाठक, न्यूज इंडिया, कन्नौज। यूपी चुनाव को लेकर अपना दल प्रत्याशी अभय पटेल का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता मदन मोहन ने। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने सेनाओं के साथ रण में उतर चुकी हैं। इस समय रोहनिया विधानसभा में सपा गठबंधन के प्रत्याशी अभय पटेल जी हैं। अभय पटेल जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी स्वागत है। अभय जी, ये बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव आ चुका है, आप भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। किस तरह की चुनौतियां रहेंगी इस बार आपके विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप पिछले 4 बार से यहाँ पर अगर कहा जाए तो प्रधान पद पे भी हैं, 3 बार आप रह चुके हैं, अभी वर्तमान में आपकी पत्नी भी हैं। बात करते हैं
की चुनौतियों की, किस तरह की चुनौती रहेगी? चुनौती क्या देना है, चुनौती तो देखिए जनता खुद उनको दे दिया है, इसीलिए तो आना पड़ा। सरकार बदलने के लिए चुनौती जनता दे चुकी है और इस चुनौती को सरकार स्वीकार करेगी और सपा सरकार पुनः बनेगी, यही चुनौती है। अभय जी, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में भाजपा जो है 8 विधानसभा में अपने 8 विधानसभा में है, इस बार जो है समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है? समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार यहाँ विधायक के रूप में देख रही है, यहाँ विधायक के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दों की ज़रूरत नहीं, मुद्दों तो खुद दिखाई दे रहे हैं और आप देख लीजिए, किसान हम भी हैं, किसानों के बीच में मोदी जी और योगी जी ने किसानों का खेत चरवा दे रहे हैं। खेत में किसान रात भर परेशान है और दिन भर घर में परेशान है। और यूरिया पहले आप देख लीजिए, किसानों का हित अहित, कल हित था अहित हो गया। अब 10 किलो वहू में कम, दाम में भी बढ़त। गैस था आपके बीच में 350 में, पहले सरकार थी अखिलेश जी की, आज वही गैस 1000 हो गया। गरीबी में उस समय 35 किलो राशन मिलता था अखिलेश जी के सरकार में, आज के सरकार में 5 किलो हो गया। बताइए गरीबी कहाँ है? गरीबी तो यहाँ है। और नौकरी की बात है तो आप देख रहे हैं नौकरी में लीक हो जा रहा है, कोई नौकरी पा नहीं रहा है। और आपको बता दें कि अखिलेश जी का सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां दिया जाएगा और गरीबी को मिटा दिया जाएगा, नवयुवकों को रोजगार दिया जाएगा, जबरदस्त रोजगार हो। तो ये थे अभय पटेल जी, जिन्होंने मतलब इसमें कहा है कि नई हवा है, नई सपा है और नए रोजगार के संसाधन इसमें आएंगे। सरकार जो है इस बार जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार को बनाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। उत्तराखंड के सहसपुर में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने 2 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को हर माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम कर गरीब के घर के चूल्हे को जलता रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस वाले टीका करने में से ऊपर ही नहीं आते। मैं उनको पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी आज आई है तो कहकर जाना, मोदी जी ने उत्तराखंड में 80,000 गरीबों के घर बनाए, 5 पीढ़ी हो गई आपकी, आपने कितने बनाए थे आंकड़ा कहकर जाना। 70,000 से ज्यादा लोगों को गैस के सिलेंडर दिए और 1.5 लाख घरों में शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। ये उत्तराखंड में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां से कोई न कोई सेना में न गया। इसलिए उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के जवानों ने मां भारती की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाकर भारत मां को सुरक्षित करने का काम किया है। पूरा देश आज उत्तराखंड का ऋणी है और नतमस्तक होकर उत्तराखंड की माताओं को प्रणाम करता है। और उसी उत्तराखंड के जवानों की मांग थी कि यहां पर भारत सरकार 40 साल से मांगते कि भारत सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की योजना लाए और जवानों का सम्मान करे, रिटायर्ड जवानों का सम्मान। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 साल से एक कांग्रेस करते नहीं थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद एक ही साल में सेना के जवानों को
वन रैंक वन पेंशन देने का काम कर दिया। और 20 लाख से ज्यादा रिटायर्ड जवानों को घर में आज के दर से पेंशन पहुंच गई। मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध, देश के युवाओं के लिए विश्व के मंच पर वो खड़े रह सके, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को लाने का काम किया। देश के युवाओं के लिए स्टार्टअप के मौके बनाए, पहाड़ पर भी ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और पूरे देश में दूसरा एम्स का सुविधा अगर कहीं करा है तो ये मेरी देवभूमि में मोदी जी ने करने का काम किया है मित्रों। और माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, अब तो फ्रीज में बोतल रखती है महिलाएं, मगर पहले मटकियां रखते थे, याद है ना बहनों? मटकी याद है ना? तो मटकी लेने जाते थे तो टकोरा लगाते थे ना उस पर कि पक्की है या नहीं है, लगाते थे टकोरा। अब तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। 5 साल और दीजिए, विकास करेंगे, यानी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पर भरोसा जताने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर जनता से निवेदन किया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने विकास किया है। कोटद्वार में इस वक्त सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हाँ, नहीं जिसको कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उस समय युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी के नाम पे पैसा लिया जाता था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती थी, तो क्या बना रखा था उत्तर प्रदेश को? तो उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कहां? कहा कि हमारा विकास और जगह नहीं, एक जगह देखने को मिलेगा। मैंने कहा कहां? तो कहीं तो बताओ। उसने कहा आप भी स्वीकार करेंगे। तो मैं भी भौचक था। उसने कहा हमने कब्रिस्तान की सभी बाउंड्री वाल बना दी। भाइयों बहनों, इनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए था। और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार यही तो कर रही थी। उन्होंने कहा था ना कि हम जुमे की नमाज के दिन छुट्टी कर देंगे। अब उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल की आरती न हो, मां गंगा की आरती न हो, भगवान केदारनाथ की आरती न हो, और जुमे की नमाज के दिन लोग छुट्टी करेंगे, तो आपको पहचान दे दिए। फिर तो ये उत्तराखंड को यही पहचान दे रहे हैं। और इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। देवभूमि के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे चुने गए जो विधायक गण हैं, अगर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य कर पाई, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में वे संभावनाएं थी और डबल इंजन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश से कोई बाधा नहीं आने देते थे, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे दल की सरकार होती, इन सड़कों को बनने ही नहीं देते, सामान नहीं आने देते, तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ी करते। आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो रामपुर की घटना घटित हुई थी, मुजफ्फरनगर की। किस बेरहमी के साथ उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटित हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, क्या ऐसा अमानवीय व्यवहार होता? लेकिन क्योंकि वहां उस समय ऐसी बर्बर सरकार थी जिसके मन में मानवीय संवेदना नहीं थी, वे लोग उसी प्रकार के संस्कार से रसे बसे हैं, इसलिए ऐसा कार्य करते हैं। पेशेवर माफिया अपराधियों को पालते हैं, उन्हें अपना शागिर्द बनाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, लूटते हैं। कोई विजन विकास का नहीं है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, यहां पे रितु खंडूड़ी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
उत्तराखंड के इतिहास की जब बात होगी तो जनरल खंडूड़ी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का भी लोग बहुत स्मरण के साथ याद करेंगे। विकास का जो विजन उत्तराखंड को उन्होंने दिया था, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में उत्तराखंड की सभी सड़कों को 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ने, नहीं तो कोटद्वार से नजीमाबाद जाने के लिए बरसात के समय आवागमन बंद हो जाता था क्योंकि पानी आ जाता था। आज तो पुल है, ये किसकी देन है? खंडूड़ी जी की देन। विकास का विजन, एक विकास का विजन उत्तराखंड को दिया था खंडूड़ी जी ने, और विकास के इस विजन के साथ आज श्रीमती रितु खंडूड़ी जी आपके बीच में कोटद्वार से। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। यहाँ पर पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उत्तराखंड का विकास हो रहा है और विकास के लिए बीजेपी को फिर से विजयी बनाएं। यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बताया कि किस तरह से मां गंगा उत्तराखंड की पहचान है, उत्तराखंड के विकास में कोई भी बाधा आने नहीं देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब मामले पर भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने यह बात साफ की है और दो टूक कहा है कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, दूसरे देश इस पर टिप्पणी ना करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी कर कहा कि हिजाब मामला हमारे देश का आंतरिक मामला है, इस पर दूसरे देश टिप्पणी ना करें। वहीं हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। बातचीत करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर सर हैं। सर, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा उठा लगातार कर्नाटक से लेकर के, और अब आज एक खबर आई है कि आईबी ने अलर्ट जारी किया कि तमाम राज्यों में इस तरीके की प्लानिंग चल रही है प्रदर्शन को लेकर के, और आईएसआई की इसमें साजिश का खुलासा हुआ है। देखिए, बहुत दुख की बात तो यह है ही, लेकिन ये जंग है, ये जंग अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। पहले सेनाएं लड़ती थी, अब ये अंदर घुस के सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे अखबार में। आप देखिएगा कि अब बात उठ के स्कूलों में, कॉलेज में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। उसके बाद दूसरे देशों से लोग लिखेंगे भारत के बारे में, भारत की सरकार के बारे में, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे टूल किट हैं, तो इसमें आप सब जो देख रहे हैं, आप सब शामिल हैं इसके अंदर। तो आपकी जो ताकत है वो इसमें जुड़नी बहुत ज़रूरी है। तुरंत बंद करवाइए, तुरंत इसके खिलाफ लिखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे लिखे, कहीं पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो साजिश है वो इस हिजाब को लेकर के चल रही है। एक टूल किट जो है वो इसमें बना हुआ है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजाब विवाद पर लुधियाना में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लुधियाना में भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं यहां पर हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हिजाब विवाद को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ ये मामला अब देश में फैल चुका है। अब देखिए, अलीगढ़ हो, मालेगांव हो, लुधियाना हो, दिल्ली हो, हर जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उड़ीसा में हिजाब को लेके एक विवाद उठा था। एक मुस्कान खान नामक महिला ने हिजाब पहन के जब वह अपने कॉलेज स्कूल गई तो कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की। उसके बाद उस महिला के साथ, उस मुस्लिम लड़की के साथ सब लोग एक हो गए, पर वो विवाद चलते चलते अब लुधियाना आ गया। लुधियाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लुधियाना में जितने भी मुस्लिम लड़की और महिलाएं हैं, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन दिया है, एक हिजाब मार्च निकाला है। उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा हक है,
पर्दे में रहना हमारे पीरों पैगंबरों ने हमें सिखाया है, जिस वजह से यहाँ की महिलाओं ने एक हिजाब मार्च निकाल रही हैं और ये कह रही हैं कि वह उस मुस्कान खान महिला के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, जिस महिला को इतने लोगों ने रोकने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं और उन्होंने हिजाब पहना और कहा कि ये हमारे पैगंबरों की गुरुओं की देन है जो हम निरंतर यूं पहनते दिखेंगे। उसी लड़ी के तहत धरना प्रदर्शन है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लुधियाना की। मैं लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए अरविंदर सराना। कर्नाटक से हिजाब पर उठा तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी गूंज अब महाराष्ट्र और यूपी से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक क्या लगी, इसे कुछ लोगों ने अस्मिता का मुद्दा बना दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब का विवाद सड़क से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि समय आने पर वो हिजाब मामले में दखल जरूर देंगे। हिजाब पर कोर्ट की सुप्रीम चिंता, इसे राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद जिस तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, जिस तरह से मुद्दा चुनावी बन चुका है, राष्ट्र की चिंता बढ़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता बढ़ा रहा है, समाज पर इसके पड़ने वाले गंभीर प्रभाव ने परेशान किया, तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा इस हिजाब मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं, इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। देश में चुनाव चल रहे हैं, हिजाब मामले का सियासी इस्तेमाल भी तेजी से शुरू हो चुका है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे का नफा नुकसान खंगालने में लगा है। क्या हुआ कि कानून के जानकार, संविधान के जानकार इसका सही संवैधानिक हल तलाशने में लगे हुए हैं, लेकिन चैन किसी को नहीं। जोर इस मुद्दे के चुनावी इस्तेमाल पर जो है, नहीं तो 2 दिनों में इस मुद्दे को 2 बार सुप्रीम कोर्ट में उठाने पर इतना जोर क्यों? वो भी तब कर्नाटक हाई कोर्ट जब बड़ी बेंच में इस हिजाब विवाद का बेहतर संवैधानिक समाधान तलाशने की कोशिश में लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब से पहले छात्रों की पढ़ाई पर चिंता जताई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। आदेश आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहनावे पर रोक रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल देर नहीं करते हुए सोमवार को दोपहर 2:30 बजे अगली सुनवाई की बात भी कही, लेकिन कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दखल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग करने लगे। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट को दोहराना पड़ा। हमारी पूरे घटनाक्रम पर नजर है, फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की हम जरूरत नहीं समझते। अभी तक हाईकोर्ट का लिखित आदेश भी नहीं आया है। अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब उचित समय होगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसके बाद भी याचिकाकर्ता की तरफ से तुरंत सुनवाई की दलील दी जाने लगी तो चीफ जस्टिस रमना को सलाह देते हुए कहना पड़ा, ये एक स्थानीय मामला है, इसे बार बार दिल्ली में लाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाकर राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश मत कीजिए। बेहतर होगा कि इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। एक तरफ तो कोर्ट में बार बार हिजाब का मामला आने से सुर्खियां बन रहा है। कपिल सिब्बल और बीवी श्रीनिवासन जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता कानूनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम हितों की बात करने वाले नेता इसके देशव्यापी विस्तार में जुटे हैं। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों से शुरू हुआ विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। हिजाब पर रोक के विरोध में प्रदर्शन तेजी से फैलते जा रहे हैं। आंच अब महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गई है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जमीयत उलेमाए हिंद ने किया।